नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हरियाणा जीके के अंदर हरियाणा के प्रमुख नेशनल पार्क, हरियाणा के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरियाणा के प्रमुख चिड़ियाघर, हरियाणा के प्रमुख प्रजनन केंद्र ब्रीडिंग सेंटर और हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र को अच्छे तरीके से समझेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप अपनी बुक के अंदर, आप अपनी जो भी नोट्स बना रहे हैं उसके अंदर हेडिंग डाल लीजिए हरियाणा के राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभयारण्य और प्रजनन केंद्र ब्रीडिंग सेंटर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम भी यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि जो ये राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है और वन्य जीव अभयारण्य में इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनके अलग अलग इनकी स्थिति क्या होती है, इनको अलग अलग श्रेणी में क्यों रखा गया है। तो उसके लिए आपने ये समझना है कि राष्ट्रीय पार्क होता है, नेशनल पार्क होता है, उसमें बिना अनुमति के कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा होता है जो वन्य जीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर बिना अनुमति से भी लोग अंदर चले जाते हैं। दूसरा, नेशनल पार्क के अंदर शिकार नहीं किया जा सकता है, शिकार के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाता है नेशनल पार्क के अंदर। लेकिन वन्य जीव अभयारण्य के अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर यदि आपको अनुमति मिल जाती है तो आप शिकार कर सकते हैं। वन्य जीव अभयारण्य में अनुमति मिलने पर शिकार किया जा सकता है। तीसरा, नेशनल पार्क के अंदर, नेशनल पार्क जो होता है उस नेशनल पार्क के अंदर किसी भी प्रकार के चरवाहे नहीं जा सकते, मतलब किसी भी प्रकार के मवेशी या चरवाहे नहीं जा सकते। चरवाहे मतलब जो भेड़ बकरी वगैरह वाले होते हैं वो नहीं एंट्री कर सकते, वो अपने पशुओं को अंदर नहीं चरा सकते। लेकिन वन्य जीव अभयारण्य के अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ऐसा होता है कि वो अंदर तक चले जाते हैं। तो वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क में ये फर्क होता है, ये डिफरेंस होता है। उसी के साथ में आपने ये भी चीज याद रखनी है कि पूरे भारत के अंदर वन्य जीव अभयारण्य और नेशनल पार्क पड़ रहे हैं तो पूरे भारत में लगभग 1250 पक्षियों की प्रजाति मिलती है और उन 1250 पक्षियों की प्रजाति में लगभग 500 प्रजाति है पक्षियों की। वो कौन से स्टेट में मिलती है तो आप बताएंगे हरियाणा के अंदर। इसी के साथ में हरियाणा जीके का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके साथ में हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के अंदर जो भी पर्यटन स्थल है, हरियाणा के अंदर जो भी पर्यटन स्थल है, हरियाणा में 44 टूरिस्ट स्पॉट बनाए गए हैं। याद रखिएगा, टूरिस्ट स्पॉट मतलब पर्यटन स्थल बनाए गए हैं। 44 पर्यटन स्थल बताए जाते हैं हरियाणा में। और ऐसा बताया जाता है कि हरियाणा में जितने भी पर्यटन स्थल है उन पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखा गया है। ये भारत का एकमात्र ऐसा राज्य हरियाणा है जिनमें सभी टूरिस्ट स्पॉट के नाम, पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर है। वो कौन सा स्टेट है भैया तो आप बताएंगे हरियाणा। और हरियाणा में टूरिस्ट स्पॉट कितने बताए गए हैं, हरियाणा में जो पर्यटन स्थल है वो कितने बताए जाते हैं तो आप बताएंगे बच्चे 44 पर्यटन स्थल, सभी का नाम पक्षियों के नाम पर है। अब हम बात करेंगे हरियाणा के नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य की। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक के, आप अपने जो भी नोट्स बना रहे हैं बेहतरीन तरीके के, इतने बेहतरीन तरीके के नोट्स बनाएं कि लोग बाग है ना, बच्चे, आने वाली पीढ़ियां आपके नोट्स से पढ़ें। आने वाली पीढ़ियों का मतलब ये है कि जो आगे एचएसएससी वगैरह का एग्जाम देगी वो आपके नोट्स खरीद कर पढ़ें। तो इतने भयंकर तरीके के आपने नोट्स बनाने हैं। तो आप अपने नोट्स में सबसे पहली हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे हरियाणा के नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य और प्रजनन केंद्र ब्रीडिंग सेंटर। तो अब हम जो पहली बात करेंगे वो नेशनल पार्क की। हरियाणा के अंदर जो भी नेशनल पार्क है उनकी बात कर लेते हैं। हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क कितने हैं ये भी देखेंगे हम अभी। तो हरियाणा में नेशनल पार्कों की संख्या है 2। हरियाणा के अंदर नेशनल पार्कों की संख्या कितनी है? 2। ये आपने याद रखनी है। एक हमारे पास में नेशनल पार्क पड़ता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है तो बच्चे आप बताएंगे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में। हरियाणा का एक नेशनल पार्क जिसका नाम है सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है तो आप एक आवाज में बोलेंगे गुरुग्राम में, गुरु द्रोणाचार्य की नगरी में। और गुरु द्रोणाचार्य की नगरी जिसका एक गांव है सुल्तानपुर, और उसी गांव के अंदर सुल्तानपुर नेशनल पार्क
पार्क पड़ता है। ये हरियाणा का पहला नेशनल पार्क है। तो इस नेशनल पार्क के बारे में हम डिटेल से समझ लेते हैं, उसके बाद में हम दूसरे नेशनल पार्क की बात करेंगे, क्योंकि हरियाणा में नेशनल पार्क दो ही है। एक नेशनल पार्क सुल्तानपुर, पहले इसको समझ लेते फिर नेक्स्ट को समझेंगे। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये पहले एक झील हुआ करती थी, एक लेक हुआ करती थी सुल्तानपुर लेक। और इस सुल्तानपुर लेक की खोज किसने की थी, सुल्तानपुर झील की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे पीटर जैक्सन ने। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चे, थोड़ा सा ध्यान। इसकी झील की खोज किसने की थी, पीटर जैक्सन ने। और पीटर जैक्सन ने इस झील की खोज का कार्य कब किया था, तो आप बताएंगे 1971 के अंदर। 1971 में इस झील की खोज की थी पीटर जैक्सन ने, सुल्तानपुर झील की। लेकिन अगले साल ही क्या हुआ, इसमें एक साल जोड़ दें तो 1972 हो जाएंगे। अगले साल ही क्या हुआ, वैसे अभी जो एग्जाम हुआ है ग्राम सचिव का, उसमें यह पूछा था कि बांग्लादेश कब बना था, तो आप बता देंगे 1971 के अंदर बांग्लादेश बना था। 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बाद मध्य युद्ध हुआ था, उसी युद्ध के पश्चात, उसी युद्ध के बाद भारत के प्रयासों से कौन सा देश बना था, बांग्लादेश। बच्चे क्लियर होना चाहिए, दिसंबर 1971 के अंदर बांग्लादेश बना। ये अभी जो एग्जाम हुआ है किसका, ग्राम सचिव का, और 10 तारीख वाले एग्जाम में पूछा था, ग्राम सचिव के एग्जाम में। उसके बाद में एक जोड़ दे 1972, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ था बच्चा 1972 में। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं उस शिमला समझौते के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल LOC का निर्धारण किया गया था 1972 में। ठीक है, क्लियर करना है, सभी पॉइंट समझेंगे अच्छे तरीके से डेट के। सुल्तानपुर झील जिसकी खुदाई का कार्य कब हुआ, तो आप बताएंगे 1971 में। 1971 में सुल्तानपुर झील की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे पीटर जैक्सन ने की थी। अब 1972 में इसे एक पक्षी अभयारण्य बना दिया गया, एक बर्ड सेंचुरी बना दिया, इसे पक्षी अभयारण्य बना दिया गया 1972 में। लेकिन ये जो पक्षी अभयारण्य है ये 1972 में बना था। ये पक्षी अभयारण्य किसके नाम पर बना था, तो आपने याद रखना है, आपने नोट करना है, आपने ध्यान देना है। भारत के एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक हुआ करते थे डॉक्टर सलीम अली। भारत के एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली, उन्हीं के नाम पर इस पक्षी अभयारण्य का नाम रखा गया था। सुल्तानपुर झील जिसकी खोज का कार्य हुआ था 1971 में पीटर जैक्सन ने किया था, लेकिन 1972 में इसे पक्षी अभयारण्य बना दिया गया। और 1972 में ये जो पक्षी अभयारण्य बना था ये किस नाम से बना था, डॉक्टर सलीम अली के नाम से। भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली के नाम से इसे बर्ड सेंचुरी बना दी गई 1972 में। अब क्वेश्चन ये आता है कि सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है, ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क जिसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था, सुल्तानपुर नेशनल पार्क को नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था, तो वहां पर आप क्या देखेंगे नेशनल पार्क के दर्जे में कि वहां पर दो डेट निकलकर सामने आती है। एक तो 1989 1989 है और एक 1991 भी बताया जाता है। किसी बुक में आपको 1991 मिल जाएगा, किसी में 1989 मिल जाएगा। तो सुल्तानपुर जो है, सुल्तानपुर झील या पक्षी अभयारण्य, इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था, तो इसे नेशनल पार्क का जो दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था, 1989 के अंदर, 1989 में। 1989 ऑप्शन में ना आएगा तो आपने 1991 को चुनना है, 1991 को चुनना है, 1991 को चुनना है। ठीक है बच्चे, ये क्लियर होने चाहिए आप सभी के पॉइंट। उसके बाद में क्वेश्चन पूछता है कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे शीतकालीन पक्षियों के लिए। शीत ऋतु में जो पक्षी आते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। सुल्तानपुर जो नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, शीतकालीन पक्षियों के लिए, मतलब शीत ऋतु में ठंडी के दिनों में जो पक्षी आते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, तो शीतकालीन पक्षियों के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे कौन सा नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। अब शीतकालीन पक्षियों में कौन से पक्षियों का नाम आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। शीतकालीन पक्षियों में नाम आता है साइबेरियन सारस का। शीतकालीन पक्षियों में किसका नाम आता है, तो साइबेरियन सारस। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे साइबेरियन सारस के लिए। उसके बाद में साइबेरियन सारस के लिए, दिख रहा है ना अच्छे तरीके से, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में क्वेश्चन क्या बनेगा, राज्य का सर्वप्रथम वॉच टावर,
हरियाणा का सर्वप्रथम वॉच टावर कहाँ स्थापित किया गया? राज्य का सर्वप्रथम वॉच टावर कहाँ स्थापित किया गया? तो आप बताएंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर। राज्य का सर्वप्रथम जो वॉच टावर है वो कहाँ स्थापित किया गया? तो आप बताएंगे सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर। उसके बाद में पूछेगा राज्य का प्रथम इको फ्रेंडली पार्क। राज्य का प्रथम इको जो फ्रेंडली है, फ्रेंडली वैसे ये लिख लीजिए, राज्य का प्रथम इको फ्रेंडली जो पार्क है वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो राज्य का सर्वप्रथम इको फ्रेंडली पार्क कहाँ स्थापित किया गया? सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अंदर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क दो हैं, एक कलेसर नेशनल पार्क और एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हरियाणा का छोटा नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ये छोटा नेशनल पार्क है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जिसका क्षेत्रफल कितना है? तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है 1.43 वर्ग किलोमीटर। ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है और ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो क्लियर होना चाहिए आपको ये क्वेश्चन। अब आगे बढ़ेंगे। अब सुल्तानपुर नेशनल पार्क से जितने भी क्वेश्चन निकलते हैं, पॉइंट निकलते हैं, हमने अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। आप बस लगातार अंत तक जरूर बने रहें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, आपका कुछ ना कुछ तो ज्ञान बढ़ेगा ही। ठीक है, अब हम समझेंगे कलेसर नेशनल पार्क, हरियाणा का बड़ा नेशनल पार्क, हरियाणा का दूसरा नेशनल पार्क, हरियाणा का वह नेशनल पार्क जो यमुना नदी के ऊपर पड़ता है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। एक बार इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। देखिए हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क दो हैं, जिसमें से हमने बच्चे गुरुग्राम के अंदर जो हरियाणा का छोटा नेशनल पार्क पड़ता है उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे वो कौन से नेशनल पार्क को देखेंगे, तो आप बताएंगे कलेसर नेशनल पार्क। कलेसर नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। कलेसर नेशनल पार्क है, ये पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य था, और वन्य जीव अभ्यारण्य से इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था? तो आप बताएंगे 2003 में। कलेसर नेशनल पार्क जो है वो कब बना था? 2003 में बना था। लेकिन बच्चे 2003 में बना, और इसकी तीन ही बात है ना वो प्रसिद्ध है। 2003 में बना, तीन ही बात प्रसिद्ध है। एक तो क्या? लाल जंगली मुर्गे, लाल जंगली मुर्गे, हाँ मुर्गे, ये ना मुर्गे, हाँ सही, लाल जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण, लाल जंगली मुर्गे भौंकने वाले हिरण, लाल जंगली मुर्गे भौंकने वाले हिरण, और चीड़ के वृक्ष, लाल जंगली मुर्गे, भौंकने वाले हिरण और चीड़ के वृक्ष कौन से नेशनल पार्क के अंदर मिलते हैं? तो आप बताएंगे कलेसर नेशनल पार्क के अंदर। कलेसर नेशनल पार्क कब बना था? तो आप एक ही आवाज में बताएंगे 2003 के अंदर कलेसर नेशनल पार्क बना था। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में आपसे पूछेगा कि यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है। तो यमुना नदी हरियाणा में कलेसर से ही प्रवेश करती। कहाँ से प्रवेश करती है? कलेसर से ही प्रवेश करती है यमुना नदी। कहाँ से? हरियाणा से प्रवेश करती। क्लियर है बच्चे? यमुना नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? कलेसर से। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हरियाणा का जो एक नेशनल पार्क ऐसा है जो यमुना नदी के ऊपर पड़ता है। भाई क्वेश्चन तो पूछेगा, एग्जामिनर तो बहुत चतुर है, HSSC वाला तो बहुत चतुर है। वो आपसे क्वेश्चन करेगा कि जो हरियाणा के एक ऐसा नेशनल पार्क जो यमुना नदी के ऊपर स्थित है, यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे जो नेशनल पार्क पड़ता है ना वो कौन सा पड़ता है? तो आप बताएंगे कलेसर। या क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, एग्जामिनर कि कलेसर नेशनल पार्क के बीचों बीच बहने वाली या कलेसर नेशनल पार्क के किनारे किनारे बहने वाली नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे यमुना नदी। और ये हरियाणा का बड़ा नेशनल पार्क है। हरियाणा का बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? कलेसर। कलेसर नेशनल पार्क कब बना था? 2003 में। लाल जंगली मुर्गे,
भौंकने वाले हिरण और चीड़ के वृक्ष कौन से नेशनल पार्क के अंदर मिलते हैं? तो कलेसर नेशनल पार्क के अंदर। उसके बाद में आप बताएंगे तारपीन का तेल। तारपीन का तेल, तारपीन का जो तेल होता है वो कौन से वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो आप बताएंगे चीड़ के वृक्ष से। तारपीन का तेल है वो कौन से वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो बच्चे एक ही आवाज़ में बहुत बेहतरीन तरीके से आप बताएं कि वो चीड़ के वृक्ष से। तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे। तो हरियाणा के दो नेशनल पार्क हैं वो हमने देख लिए हैं। अब हम वन्य जीव अभयारण्य समझेंगे, हरियाणा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से प्रसिद्ध हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य हैं और वो वन्य जीव अभयारण्य किसके कारण प्रसिद्ध हैं वो देखेंगे। ठीक है, चलिए एक बार बोर्ड को साफ कर देते, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के अंदर यदि हम देखें कि वन्य जीव अभयारण्य देखें, हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभयारण्य, हेडिंग डाल लीजिए आप, वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये समझेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जाने तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। सबसे पहले हम हरियाणा का सबसे बड़े वन्य जीव अभयारण्य की बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। ये एचटेट के एग्जाम में पूछा गया बच्चे कि हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य। ये ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया बच्चे कि हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य, और छोटा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, किस लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम क्या है, वो हम अभी देखेंगे। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है अबूशहर वन्य जीव अभयारण्य। अबूशहर वन्य जीव अभयारण्य, ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है भैया। और ये अबूशहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे सिरसा में। कहाँ स्थित है? सिरसा में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य अबूशहर वन्य जीव अभयारण्य सिरसा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसी का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हरियाणा जीके का वो क्या निकलता है कि काला तितर, ब्लैक फ्रैंकोलिन, काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ है? काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ है? तो बच्चे आप बताएंगे कि काला तितर जो टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट जो प्लेस है, टूरिस्ट स्पॉट या टूरिस्ट प्लेस, पर्यटन स्थल, वो कहाँ है? तो अबूशहर वन्य जीव अभयारण्य के अंदर, सिरसा के अंदर है। लेकिन काला तितर ब्रीडिंग सेंटर आपसे पूछ लेता है, प्रजनन केंद्र आपसे पूछ लेता है कौन? एग्जामिनर, की काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर बताएंगे? एक ही आवाज में आप बोलेंगे कुरुक्षेत्र में स्थित है। उसके बाद में हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? हरियाणा की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो आप बताएंगे छिलछिला। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य है। और ये छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य है, ये कहाँ पर पड़ता है? तो आप सभी एक ही आवाज में बोलेंगे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पड़ता है। लगभग 8 एकड़ भूमि में फैला है। लगभग 8 एकड़ भूमि में ये फैला है। कौन सा? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। लेकिन ये छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य किसके कारण प्रसिद्ध है? तो शीतकालीन पक्षियों के लिए। किसके लिए? शीतकालीन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। अब आप कहेंगे कि शीतकालीन पक्षियों के लिए तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी प्रसिद्ध था। तो वो नेशनल पार्क है बच्चे, ये वन्य जीव अभयारण्य है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि इनमें से, क्वेश्चन एग्जामिनर यही करेगा और यही करता आया है। क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर करेगा कि हरियाणा का कौन सा, इनमें से कौन सा स्थान, हरियाणा का इनमें से कौन सा स्थान है जो शीतकालीन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है?
उसमें यदि छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य मिले तो छिलछिला हो जाएगा, यदि सुल्तानपुर वन्य जीव अभयारण्य मिले तो सुल्तानपुर वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा। और यदि दोनों मिल जाए ना बच्चे, दोनों की इनमें से कौन सा स्थान शीतकालीन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य भी पूछ ले, सुल्तानपुर भी पूछ ले, दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो आप सुल्तानपुर नेशनल पार्क को करेंगे। शीतकालीन पक्षियों के लिए कौन सा नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, छिलछिला। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में पड़ता है, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में, जो हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है, जो 8 एकड़ भूमि में फैला है। ये आपने याद रखना है। शीतकालीन पक्षी जिसमें विशेष रूप से नाम आता है किसका, साइबेरियन सारस का नाम आता है। उसके बाद में हम बात करेंगे सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा के ऊपर है। करनाल मत बता देना, करनाल नहीं आएगा। कैथल, कैसे कैथल और कैसे कुरुक्षेत्र, कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा के ऊपर, दोनों की सीमा के ऊपर सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य है। लेकिन बच्चे यहाँ पर एक स्टूडेंटों को बड़ा दिक्कत होता है कि ऑप्शन में एक एक ऑप्शन आ जाए, तो यदि एक ऑप्शन ही आ जाए कि कैथल में आएगा या कुरुक्षेत्र में, तो आप बता देंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। यदि अलग अलग ऑप्शन आते हैं, 4 के 4 अलग अलग ऑप्शन आते हैं, तो कुरुक्षेत्र आएगा सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। और यदि एक ही आते हैं, यदि पूछता है हरियाणा का वह वन्य जीव अभयारण्य जो कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा के ऊपर स्थित है, तो आप बताएंगे सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य। सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य का नाम सरस्वती क्यों पड़ा, क्योंकि ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, क्योंकि ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, इसी कारण सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य पड़ा। ये कब बना था, 29 जुलाई 1988 के अंदर, 29 जुलाई 1988 में बना था। बच्चे यहाँ पर एक चीज़ आपने समझनी है, बच्चे यहाँ पर आप क्या समझेंगे, समझने योग्य बात क्या है, समझने योग्य चीज़ क्या है कि सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य का दूसरा नाम एग्जामिनर पूछता है। बच्चे ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य का दूसरा नाम पूछता है, एग्जामिनर पूछता है, और सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य का दूसरा नाम क्या है ये पूछता है। तो सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य का दूसरा नाम सोनसर जंगल है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से वन्य जीव अभयारण्य को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सोनसर जंगल के नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे सरस्वती वन्य जीव अभयारण्य को। ठीक है बच्चे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इसको एक बार साफ कर देते हैं, उसके बाद में हरियाणा के जो भी और वन्य जीव अभयारण्य पढ़ते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए आपके। आप नोट्स बनाइए ज़बरदस्त तरीके के नोट्स बनाइए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखें, उसके बाद में नाम आता है खोल ही रैतान। खोल ही रैतान वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। खोल ही रैतान वन्य जीव अभयारण्य है, ये कहाँ पर पड़ता है, तो आप बताएंगे पिंजौर में। कहाँ पर पड़ता है बच्चे, पिंजौर में। कौन सा वन्य जीव अभयारण्य, खोल ही रैतान। उसके बाद में आप बताएंगे खोल ही रैतान वन्य जीव अभयारण्य पिंजौर पंचकुला में। उसके बाद में बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो भी आप कहाँ बताएंगे कि कहाँ पर पड़ता है, पिंजौर में। उसके बाद में ये वो पूछेगा आपसे कि बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो आप बताएंगे जींद में, हार्ट ऑफ हरियाणा में। बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य जींद में पड़ता है, हार्ट ऑफ हरियाणा में पड़ता है। ठीक है। बीर शिकारगढ़ पिंजौर पंचकुला में, बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर पड़ता है, जींद में। उसके बाद में नाम आता है नाहर वन्य जीव अभयारण्य। नाहर वन्य जीव अभयारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कहाँ पर पड़ती है, तो आप बताएंगे रेवाड़ी में। रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर राजा रेवत की
पुत्री हुआ करती थी रेवती, उसी के नाम पर रेवाड़ी शहर पड़ा है। और रेवाड़ी में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो आप बताएंगे नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में पड़ता है। उसके बाद में जो बच्चे क्वेश्चन आएगा वो आता है भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर पड़ता है, झज्जर में। और ये भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था, 2009 में। लेकिन नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य को संवेदनशील कब घोषित किया गया था, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसे संवेदनशील, ये नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य को संवेदनशील कब घोषित किया गया था, तो आप बताएंगे 2009 में। भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था, 2009 में। कहाँ पर बना था, झज्जर में। हरियाणा की सबसे सुंदर झील बताई जाती है, हरियाणा की सबसे सुंदर झील बताई जाती है कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य को, तो आप बताएंगे भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य को। ठीक है, क्लियर है, भिंडावास गांव में पड़ता है। उसके बाद में नाम आता है खप्परवास, खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य। ये खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ है, तो आप बताएंगे झज्जर में। खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था, तो 1991 के अंदर, 1991 के अंदर खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य बना था। खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर बना था, तो आप एक ही आवाज़ में, एक ही लैंग्वेज में बड़े जहर तरीके से बताएंगे, एकदम मज़ेदार तरीके से बताएंगे कि ये कहाँ पर पड़ा था, तो आप बताएंगे झज्जर के अंदर। कहाँ पर, झज्जर के अंदर, 1991 के अंदर। तो ये हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य थे। अब ये जो हरियाणा के वन्य जीव अभ्यारण्य हो चुके हैं, अब हम बात करेंगे प्रजनन सेंटरों की। हरियाणा के अंदर जो ब्रीडिंग सेंटर है उनकी बात करेंगे। ठीक है, देखें एक बार, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब हम जो बात करेंगे उसमें आप भी हेडिंग डाल लीजिए, आप भी हेडिंग डाल लीजिए कि आप जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, प्रजनन केंद्र की, ब्रीडिंग सेंटर। हरियाणा के अंदर जो प्रजनन केंद्र है ना, प्रजनन केंद्र वो देखेंगे हम, ब्रीडिंग सेंटर देखेंगे हम। हरियाणा में प्रजनन केंद्र देखें तो सबसे पहले नाम आता है गिद्ध संरक्षण, गिद्ध संरक्षण। गिद्ध जिसे इंग्लिश में आप VULTURE के नाम से जानते हैं, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ है, ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप बताएंगे पिंजौर में। और ये गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र पिंजौर में कब बना था, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र पिंजौर में कब बना था, तो आप बताएंगे ये बना था 2006 में, 2006 में, ये 2006 के अंदर बना था। ये किस किस के सहयोग से बना था, तो आप बताएंगे 3 कंपनियों के, 3 सोसाइटी के सहयोग से बना था। ये गिद्ध संरक्षण में प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में 2006 में बना था। ये बना था नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बॉम्बे, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बॉम्बे के सहयोग से, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बॉम्बे के सहयोग से। उसके बाद में बताएंगे आप जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के सहयोग से, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के सहयोग से, लंदन के सहयोग से। और उसके आप बताएंगे रॉयल प्रोटेक्शन वर्ल्ड, रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड, या बताएंगे रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड यूके के सहयोग से। आप क्या बताएंगे, जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के सहयोग से। उसके बाद में आप बताएंगे रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड, रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन वर्ल्ड यूके के सहयोग से। इन 3 संस्थाओं के सहयोग से ये गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र बनाया गया था पिंजौर पंचकुला में। अब गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र के अंदर भाई सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे, गिद्ध ही मिलेंगे। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा गिद्ध कहाँ मिलते हैं, तो आप एक ही आवाज में, एक ही झटके में बता देंगे पिंजौर पंचकुला के अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा गिद्ध मिलते हैं। क्या मिलते हैं, गिद्ध मिलते हैं। क्लियर है बच्चे, क्लियर होना चाहिए, मजा आएगा देखना। उसके बाद में देखें, उसके बाद में नाम आता है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। भाई ये सॉरी, ये इसका नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा गलत हो गया,
और देख लेना आप, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है ना, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, ये सही है, सही है, ये VULTURE के नाम से ही जानते हैं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, ये मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे भोर सैदान, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सैदान कुरुक्षेत्र में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पड़ता है? भोर सैदान एक जगह पड़ती है, और वो भोर सैदान जगह कहाँ पर पड़ती है? तो आप बताएंगे कुरुक्षेत्र में, और भोर सैदान कुरुक्षेत्र में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थित है। ठीक है बच्चे, उसके बाद में आगे देखें, अगला जो पॉइंट आता है उसमें नाम आता है फीजेंट, फीजेंट व मोनाल, फीजेंट व मोनाल प्रजनन केंद्र, फीजेंट व मोनाल प्रजनन केंद्र, फीजेंट व मोनाल प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो आप बताएंगे मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स पंचकुला में। फीजेंट व मोनाल प्रजनन केंद्र मोरनी हिल्स पंचकुला में, और इसी मोरनी हिल्स के ऊपर पड़ता है चिड़िया प्रजनन केंद्र। कौन सा प्रजनन केंद्र? चिड़िया प्रजनन केंद्र मोरनी हिल्स कहाँ पर पड़ता है? पंचकुला के अंदर। उसके बाद में रेड जंगल, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो आप बताएंगे पिंजौर पंचकुला में। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ है बच्चे? तो आप क्या बताएंगे? पिंजौर पंचकुला में। उसके बाद में क्वेश्चन पूछता है चिंकारा, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो चिंकारा प्रजनन केंद्र दो जगह पर है बच्चे। चिंकारा प्रजनन केंद्र जिसमें नाम आता है कैरू भिवानी, कैरू एक जगह पड़ती है, भिवानी में चिंकारा प्रजनन केंद्र है, और उसके बाद में जगह पड़ती है पीपली कुरुक्षेत्र। चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी और पीपली कुरुक्षेत्र में पड़ता है, ये प्रजनन केंद्र है। उसके बाद में एक प्रजनन केंद्र और बचता है, वो एक बार बोर्ड को साफ कर लेते हैं, उसके बाद में बताएंगे। देखें कौन सा प्रजनन केंद्र है, वो कौन सा बच गया क्वेश्चन, वो देखें। उसके बाद में हम चिड़ियाघर की बात करेंगे कि चिड़ियाघर कहाँ कहाँ है। तो आप ये क्वेश्चन सभी अच्छे तरीके से एक बार देख लें। देखें, एक पड़ता है कि अभी तो हमने देखा चिंकारा प्रजनन केंद्र, अब एक जो पड़ता है वो मयूर, मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र पड़ता है। मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो आप बताएंगे मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ में पड़ता है, और झाबुआ कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। झाबुआ के अंदर, झाबुआ एक जगह है, वो बावल विधानसभा सीट के नीचे आती है, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। तो आप याद रखिएगा मयूर व चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ, बावल, रेवाड़ी में पड़ता है, लेकिन चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी और पीपली कुरुक्षेत्र में पड़ता है। बच्चे क्लियर है? तो ये हरियाणा के प्रमुख प्रजनन केंद्र थे, ब्रीडिंग सेंटर थे। उसके बाद में चिड़ियाघर का नाम पूछेगा आपसे, तो क्वेश्चन आता है कि एक चिड़ियाघर पड़ता है हिसार में हरियाणा के अंदर, एक चिड़ियाघर कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे भिवानी में, और एक चिड़ियाघर कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे रोहतक में। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिसार और भिवानी का चिड़ियाघर कब बना था? तो आप बताएंगे 1982 में और 1983 में, दोनों चिड़ियाघर 1982-83। लेकिन रोहतक चिड़ियाघर कब बना था? तो 1985 और 86 के अंदर रोहतक चिड़ियाघर बना था। याद रखिएगा भिवानी और हिसार चिड़ियाघर 1982-83, रोहतक चिड़ियाघर 1985-86। उसके बाद में हरियाणा में हिरण उद्यान, हरियाणा में हिरण उद्यान कितने हैं? तो आप बताएंगे दो। एक हिरण उद्यान है हिसार में, हिसार हिरण उद्यान कब बना था? तो आप बताएंगे 1970 में। हिसार हिरण उद्यान बना था 1970 में, और रोहतक हिरण उद्यान, रोहतक हिरण उद्यान कब बना था? तो 1985-86 के अंदर बना था। और रोहतक में कहाँ पर है? तो आप बताएंगे महम के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? महम में। उसके बाद में हरियाणा में गो अभ्यारण्य कहाँ है? हरियाणा में गो अभ्यारण्य पड़ता है मलिकपुर बागड़, मलिकपुर बागड़, मलिकपुर बागड़ जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? यमुनानगर में, और एक बाडड़ा चरखी दादरी, बाडड़ा चरखी दादरी के अंदर। तो ये याद रखिएगा हरियाणा में दो गो अभ्यारण्य हैं, एक मलिकपुर बागड़, मलिकपुर बागड़ यमुनानगर में, और एक बाडड़ा चरखी दादरी के अंदर। और उसके बाद में जो लास्ट पॉइंट आपने लिखना है वो क्या लिखना है? हाथी अनुसंधान, हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र, हाथी अनुसंधान
दिख रहा है ना, हाँ नीचे लिख देते हैं हाथी अनुसंधान, हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र। हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र कहाँ है? तो आप बताएंगे बन संतोर वन, बन संतोर वन। और बन संतोर वन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? यमुनानगर में। बन संतोर वन यमुनानगर में हाथी अनुसंधान व पुनर्वास केंद्र पड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चे, कौन पूछेगा? एग्जामिनर। क्या पूछेगा कि हरियाणा में सबसे ज्यादा हाथी कहाँ है? हरियाणा में सबसे ज्यादा हाथी पूछता है एग्जामिनर, तो आप एक झटके में आंसर देंगे कि हरियाणा में सबसे ज्यादा हाथी यमुनानगर में है। हरियाणा में दूसरे स्थान पर हाथी कुरुक्षेत्र में, यमुनानगर में 4 हाथी बताए जाते हैं, कुरुक्षेत्र में 1 हाथी बताया जाता है। तो आप ये याद रखिएगा। तो ये हरियाणा के जो भी नेशनल पार्क थे, वन्य जीव अभ्यारण्य थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रीडिंग सेंटर, प्रजनन केंद्र थे, इनके बारे में हमने अच्छे तरीके से समझा है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी मतलब आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या बताया है। ठीक है बच्चे, और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और इस वीडियो को सभी स्टडी ग्रुप में आप फैलाएं, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, दोस्तों को बताएं। कंपटीशन में जब आपको कोई टक्कर देने वाला होगा ना, तभी कंपटीशन में मजा आएगा। कंपटीशन में आपको कोई टक्कर देने वाला होगा तो तभी कंपटीशन में मजा आएगा। जब आपको कोई टक्कर देगा ना, तभी कंपटीशन में मजा आएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। आप जल्दी से एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, सभी स्टडी ग्रुप के अंदर आप फैला दीजिए। धन्यवाद, सभी स्टडी ग्रुप में फैला दें।